अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, हम जानते हैं कि पार्लिमानी सिस्टम में हुकूमत और अपोजिशन पार्लिमान के दो बुनियादी सुतून होते हैं। पार्लिमान में हुकूमत कवानीन बनाती है, कवानीन में तरमीम करती है, तो पार्लियामेंट में अपोजिशन का रोल इनकी अकाउंटेबिलिटी होता है। इसी तरह दोनों की कुछ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन हम आज ये बात करेंगे कि दोनों साइड से यानी हुकूमत और अपोजिशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस हद तक अदा कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले हमने एक टेलीकॉम बिल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन 2026 के नाम से देखा, जिसने खासी कंट्रोवर्सी जनरेट की। इस बिल में कहा गया था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिकान टेलीकॉम कंपनीज़ के टावर्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की तनसीब में कोई रुकावट डालेंगे तो इन्हें 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। बिल पर तनकीद के बाद वज़ीर आज़म ने इस पर एक कमेटी बनाई। ये कमेटी अपनी सिफारिशात पेश कर चुकी है, लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि यह बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर सैनेट तक पहुँच गया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने इस मामले को हाईलाइट किया तो हमें मालूम हुआ। इसी तरह पंजाब असम्बली में एक और बिल, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 पेश किया गया। बिल के तहत सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई सतह पर इंटेलिजेंस कमेटियाँ तश्कील देने की सिफारिश कर दी गई, जो पुलिस, सिविल अफसरान और खुफिया एजेंसीज़ के एहलकारों पर मुश्तमिल होंगी। इस कमेटी को ये इख्तियार दिया गया कि किसी भी शख्स की तहरीरी शिकायत अगर थाने के इंचार्ज, असिस्टेंट कमिश्नर या सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिपोर्ट से मैच हो जाए तो वो रिपोर्टेड सरगर्मी को समाज मुखालिफ रवैया डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन का रोल क्या दिखाई दिया? ये बिल 8 जून को पंजाब असम्बली में पेश हुआ, जिसे कमेटी को भेज दिया गया। फिर 26 जून को एक अखबार में खबर लगी। यूं 18 दिन तक अपोजिशन समेत किसी को मालूम नहीं था कि हुकूमत ये मुतनाज़ कानून साजी करने जा रही है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने इस मामले पर हैरानी का इजहार किया कि इनके इल्म में लाए बगैर ये बिल असम्बली की मुतल्लिका कमेटी को कैसे रेफ़र हुआ। अब ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इस बिल को भी रोक दिया गया है। इसी तरह 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम में भी जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट में जितनी डिबेट और डिस्कशन हुई वो हमारे सामने है। कल 30 जून को पूरी दुनिया में यौम पार्लियामान भी मनाया गया। करंट हुकूमत भी अपना दूसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन एक तासुर जो मज़ीद मजबूत हुआ कि हमारी पार्लियामान अशराफिया का एक ऐसा ताकतवर क्लब है जहाँ वो अपने मफाद को कानूनी शक्ल देते हैं। इसी पर और कुछ दीगर मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा है। शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, और राना आतिफ साहब मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। लेजिस्लेशन वैसे तो हमेशा मुतनाज़ रहती है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ डिबेट जो दिखाई देती थी पहले, अब एक तासुर ये है कि जब से आपकी हुकूमत आई है वो डिबेट भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो हमने देखा है रिसेंटली टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है, अब इसमें इसका असम्बली से पास हो जाना, इस पर कोई डिबेट ना होना और उसके बाद में एक पब्लिक आउटरीच आना, ये जाहिर करता है कि जो ऑब्सक्योरेंटिज़म कहा जाता है कि छुपा कर कानून साजी करना, ये वही तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है। तो क्या वजह है इसकी कि एक एम्पल डिबेट या फिर एक इज्तमाई दानिश का जो इस्तेमाल होता है, यूटिलिटी होती है, वो किए बगैर इस तरह के बिल सेल थ्रू कर जाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात जो है इसको ज़रूर देखना चाहिए कि ये मामला वहाँ से नेशनल असेंबली से कैसे इधर आया है। मगर जो बात मुझे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है वो यही है कि वहाँ पे ऑब्जेक्शन इस पे रेज किए गए थे, मगर इवेंचुअली फिर भी उसको पास कर दिया गया। हमारे पास लेकिन जब ये आया तो हमने इसको पूरी तरह स्क्रूटनाइज किया है और पब्लिक बैकलैश उसके बाद आया है। यानी कि पब्लिक बैकलैश के बाद हमने स्क्रूटनाइज नहीं किया, पहले हमने इसको खुद ही स्क्रूटनाइज करके देखा कि इसके अंदर क्या क्या मसाइल है, और बल्कि मैंने कल इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी जमा करा दिए हैं। जाहिर बात है, पब्लिक को पहले पता ही नहीं था, तो पहले बैकलैश कहाँ से आता? बाद में ही आना था। नहीं, वो पब्लिक को तो पता चल सकता था अगर वो नेशनल असेंबली से जब पास हुआ था तो वो न्यूज़ में और बाकी जगहों पे और जो भी कवरेज कर रहे होंगे आईटी कमेटी की, तो उनको पता तो होगा कि क्या हो रहा है। और ये इस तरह होता है, वैसे ये कोई पहला बिल नहीं है, और भी इस तरह के बिल आए हैं जो कि बदकिस्मती से पास होके आ गए हैं नेशनल असेंबली से, फिर हमने उसको सेनेट में स्क्रूटनाइज किया तो फिर हमें पता चला कि इसके अंदर इश्यूज थे, तो फिर हमने उनको वापस भेजा है।
तो ये एक जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस था उसी का ही हिस्सा था जो कि हमने भी किया है, और उसी की वजह से जो है ये बेहतरी आई है, और हमने अवामी जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट किया, और आइंदा भी हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल। इस पे सेनेट का जो फोरम है वहाँ पर हमने देखा कि उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हुई। इस पे शर्मिला साहिबा आप क्या समझती हैं, क्योंकि आर्टिकल 24 जो एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, निजी मलकियत का तहफ़्फ़ुज़, तो अगर इसकी इंक्रोचमेंट हो जाएगी किसी बिल के ज़रिए जिसमें यह कहा गया है कि एक लिमिटेड या फिर कोई प्रायर जो कंसेंट मैकेनिज़्म है वो मौजूद ही नहीं है, अगर तो अथॉरिटी ने फ़ैसला कर लिया कि कहीं किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर टावर लगाना है तो फिर उसके रिफ्यूज़ल के ऊपर अगर फ़ैसला ये आए कि फ़ाइन पे करें करोड़ों रुपए, तकरीबन 5 करोड़ रुपए के फ़ाइन्स की भी डिस्कशन हुई, तो ये तो डिप्राइव करता है एक शहरी को उसके जो आइनी हक़ है उससे। तो आपके लिए ये हैरान कुन है कि ये सेल थ्रू कर गया कौमी असम्बली से? देखिए जी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि अगर इस बिल को तफसीली पढ़ा जाए तो हमें जो कंटेंशन दी गई थी वो यही थी कि फाइबराइजेशन बहुत ज़रूरी है मुल्क में, और चूँकि मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बिला वजह डिले कर देते हैं, कि ये रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से आया था। बहरहाल जब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, इस पे डिलिब्रेशन हुई, ऐसी बात नहीं है कि कमेटीज़ में नहीं हुआ, और हमने अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर सजेस्ट की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी के पास ही गया था, वहाँ से भी कुछ अमेंडमेंट्स आई थी। जब इवेंचुअली ये बिल पास हुआ नेशनल असेंबली से, तो हाँ, यहाँ पर ज़रूर एक लैप्स हुआ कि अगेन क्लॉज बाय क्लॉज इसको बड़ी विजिलेंटली देखना चाहिए था। जो अमेंडमेंट्स हमने रिकमेंड की थी वो इवेंचुअली इस बिल में जब ये नेशनल असेंबली में आया, जब नहीं आई, बिलखुसूस ये जो एक पर्टिकुलर शिक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और भी आपको बता दूं, सॉरी टू कट यू शर्मिला साहिबा, फिर ये जी। आप वुड यू पुट दी ऑनस ऑन लॉ मिनिस्ट्री एज वेल, क्योंकि काफ़ी देर तक वहाँ पर भी ये लेजिस्लेशन मौजूद रही होगी? देखिए, इवेंचुअली तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है और जो लॉ मिनिस्ट्री है वहीं से वेट होके ये बिल आता है, और वहीं से मिनिस्ट्री से ये बिल आता है, एंड देन अगेन द कैबिनेट। एनी गवर्नमेंट बिल वो पहले कैबिनेट से पास होता है, उसके बाद वो कमेटी के पास आता है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली में आता है। तो जाहिर बात है, अगेन द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, अगेन ओनस उन पे भी जाता है। अब इसमें थोड़ा सा जो आप फाइन की बात करें ना, वो मैं बता दूं, फाइन ये नहीं है कि अगर आप किसी के घर पर टावर लगाना चाहें या कोई फाइबराइजेशन का कोई तार गुजारना चाहें घर के बाहर से, और अगर वो मना कर देते हैं तो 5 करोड़ का फाइन हो जाएगा। वो इस हवाले से नहीं होगा। वो इस तरीके से होगा, अगर आप मेरे साथ, मैं एक प्राइवेट ओनर हूँ और आप गवर्नमेंट हैं, और आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने आपके घर पे टावर लगाना है या बाहर लगाना है, जो भी, अगर मैं आगे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करती हूँ तो फिर अप टू 5 करोड़ उस पे फाइन होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है और तमाम चीजें होती हैं, तो इसके ऊपर ये एक फाइन रखा गया था, जो अगेन आई फील के बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे घर पे टावर लगाना चाहेंगे या कोई तार गुजारना चाहेंगे तो बगैर मेरे कंसेंट के आप मेरे घर में घुस जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसमें ये जरूर है कि आप नोटिस देंगे 15 दिन का, फिर अगर 30 दिन गुजर जाएंगे और जवाब नहीं आएगा, देन इट विल बी डीम्ड टू बी थॉट कि जी अप्रूवल आ गई है। अगर इनकार नहीं आता, तो अगर खामोशी होती तो उसमें समझा जाएगा कि आपने अप्रूवल दे दी है। इसमें जो कंसर्न मिनिस्टर थी, उनका ये मौकफ था कि जी हमारी बहुत सारे ऐसे, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें दिए कि ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर हम फाइबराइजेशन करना चाहते थे, लेकिन किसी एक घर या किसी एक शख्स की वजह से, किसी एक बिल्डिंग की वजह से हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी तरफ से हमें इजाजत नहीं मिल रही। वैसे शर्मिला साहिबा, प्रिंसिपली स्पीकिंग घर तो डिस्क्रिशन होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे रिसर्चेज आ चुकी हैं, रिहायशी इलाकों में तो टावर लगने ही नहीं चाहिए, इस पर भी डिबेट है एक बहुत बड़ी। सही बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि आई एम नॉट डिफेंडिंग दिस, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक ज़माना ऐसा था कि लोग चाहते थे कि उनके घर के ऊपर टावर लगे, क्योंकि उसके फिर उनको एक इनकम मिलती थी, खातिर खा इनकम मिलती थी, ये आपको पता होगा। बिल्कुल। तो ये लोग करते भी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, वो अलग चीज़ है। उस आज से काफ़ी सालों पहले तो इतना एनवायरनमेंट पे हम बात ही नहीं करते थे, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं था। अब तो हमारे सर पे आन पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि 5G ऑक्शन होने वाला था,
ठीक। और उससे पहले गवर्नमेंट को कुछ जो है कंसिडरेशंस जो हैं वो पूरी करनी थी सही। टू मेक इट वायबल। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक। जी फाइबराइजेशन हमें करनी है, मुल्क में कम है, और जाहिर बात है 5G जो है वो ऑक्शन होने वाला है, उसकी वजह से बहुत सारी रीजन। बहरहाल ऑल सेड एंड डन, आई थिंक वैसे आयरॉनिकली पलवशा साहिबा ने इस पे एतराज़ किया है, बट यू सीम टू हैव अ बेटर डिफेंस फॉर द बिल देन द गवर्नमेंट। ये भी हैरानकुन चीज़ है। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मैं आईटी की कमेटी में हूँ ना, आई एम अ ठीक। मेंबर ऑफ द आईटी कमेटी। जिस तरह चलें। अफसान साहब सेनेट में है, मैं इधर हूँ, तो हमने इस बिल को 3 दफा डेफर किया। ठीक। ये 3 दफा डेफर हुआ कमेटी में, ये पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेटिव कमेटी के पास गया, वहां से भी अमेंडमेंट्स आए, हमने भी कमेटी में बैठ के अमेंडमेंट्स दी। पॉइंट आ गया। इवेंचुअली जब बिल पास हुआ तो वी टुक इट फॉर ग्रांटेड। ये सही। हमारी बिल्कुल, मैं इसमें अपनी कोताही का एतराफ करूंगी कि हम ठीक। सबकी कोताही थी कि हमें वहां भी देखना चाहिए था कि वो अमेंडमेंट आई कि नहीं आई। सही। लेकिन वो बिल पास हो गया। वी जस्ट प्रिज्यूम कि यार सेटलमेंट हो गई है, अमेंडमेंट हमने सजेस्ट कर दिए, तो वो इनकॉर्पोरेट होके आ जाएगी। और वो इनकॉर्पोरेट होके आई थी कमेटी में, और फिर कमेटी ने उसे पास किया। लेकिन जब वो नेशनल असेंबली से पास हुआ तो उसमें जी। वो अमेंडमेंट नहीं थी। पॉइंट आ गया आपका। इस पे राना आतिफ साहब आपकी ओपिनियन चाहूँगा, क्योंकि एक तनकीद जो तहरीक इंसाफ पर भी होती है वो ये है कि एहतजाज हो जाते हैं, जलसे हो जाते हैं, लॉन्ग मार्चेस हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पर क्रूशल लेजिस्लेटिव इश्यूज़ होते हैं वहाँ पीटीआई की इनपुट नहीं होती। असम्बली से बिल होकर चला गया, आवाज़ नहीं बुलंद की गई। और दूसरा ये कि अगर बजट पर भी शोर शराबा तो हर अपोजिशन करती है, नून लीग भी किया करती थी, आपने भी किया, लेकिन शैडो बजट सोना या कोई एक रेसिप्रोकल पॉलिसी पिच करना, ये बिल्कुल मिसिंग दिखाई देता है। तो पीटीआई की नज़रों से कैसे ओझल हो गया ऐसा बिल जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने की बात कर रहा था? देखें, पीटीआई अली जफर साहब ने सेनेट के अंदर इस मामले को हाईलाइट किया था, तो पहली बात तो ये है। लेकिन आप हमारे ऊपर, मैं अपनी पार्टी के डिफेंस में तो बाद में बात करता हूँ। मुझे आप ये बात बताएं कि कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद पूरी नेशनल असेंबली, और उसकी बात वजह बताता हूँ। मैं इल इंटेंट को भी छोड़ देता हूँ। या इन्होंने ना कुछ 26वीं तरमीम पाकिस्तान के वज़ीर कानून ने नहीं देखी हुई थी। अब ये तो चले राइट ऑफ वे, तो यहाँ पे राइट ऑफ वोट लोगों का छीन लिया गया, राइट ऑफ वे तो बहुत 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 की छोटी सी बात रह गई है। 26वीं तरमीम के ऊपर 1 दिन डिबेट हुई है, 27वीं के ऊपर 2 दिन डिबेट हुई, और डिबेट भी जिस तरह की हुई है हम सबको पता है। 2 तरमीम कर ली आपने 3 दिन के अंदर इस मुल्क के अंदर, जिसका किसी को पता ही नहीं था। तो ये तो इस माहौल के अंदर ही है। अब पंजाब के अंदर आपने देखा कि ये जो पंजाब के अंदर बिल इन्होंने टेबल कर दिया, इनके स्पीकर को नहीं पता था, ठीक है। तो ये तो इनके हालात है कि जिस तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होता। फिर उसके बाद और वो कॉलोनियल एरा का बिल ये लेके आ गए कि आप लोग के जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है वो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाएगी। वो जिसको चाहे, जिसका नाम चाहे वो। राना साहब, उस पर मैं आता हूँ, बिल्कुल, वो भी एक एक्सटेंसिव डिबेट है। नहीं, मैं आपको सिर्फ मुजम्मल साहब, मैं आपको सिर्फ इसका एक मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये जो तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि देखें डिबेट का और जो है डेलिब्रेशन का तो रवाज खत्म हो चुका है। मैंने तो आपको, ये तो आपने राइट ऑफ वे की बात की, मैंने तो आपको सबसे बड़ी 26वीं और 27वीं तरमीम की मैंने बात की कि वो किसी ने नहीं देखी हुई थी। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वजीर कानून ने 26वीं तरमीम नहीं देखी हुई थी, उसका ड्राफ्ट नहीं देखा हुआ था, ठीक है। तो ये इन हालात के अंदर हुआ है। और मैं बताऊं इसकी एक वजह, देखें, क्योंकि ये इन्होंने बड़ी चालाकी से, इन्होंने देखें जब बजट सेशन शुरू होता है ना, ये एक प्रेसिडेंस है कि बजट सेशन में कोई और चीज नहीं होती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बजट सेशन से 2 दिन पहले, मुझे बात बताएं, लास्ट ईयर जो बजट सेशन था वो शुरू ही बजट से हुआ था, उससे पिछले साल इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 जून को बजट सेशन कॉल कर लिया। पहले तो वो ये भी पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड था कि बजट देना तो बेचारों के दूर की बात है, वो 5 दफा उसकी तारीख चेंज की गई है। यहाँ तक नहीं इनको इल्म था कि बजट हमने टेबल किस दिन करना है। पहले 5 जून आई, फिर 8 जून आई, उसके बाद फिर 10 जून आई, फिर फाइनली 12 को इन्होंने जाके बजट ले किया। उसके बाद क्योंकि उसके बाद सिर्फ दिन ही 10 रह गए थे जो वर्किंग डे थे। सो मैं ये कहने की कोशिश, और 11 जून को इन्होंने बड़े तरीके से इन्होंने वो वहां से अप्रूव करवा लिया। और ऑब्वियसली हमें एक हैंडीकैप है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तनाज़र के अंदर हम कमेटीज के अंदर नहीं जा रहे, उसका पूरा एक बैकग्राउंड है, उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन हमारी यहाँ, क्योंकि देखें जो डेमोक्रेसी है
वो कुछ मॉरल प्रिंसिपल पे ही चलती है। सिर्फ इसी ये नहीं होता कि आप हमारे साथ जो मर्जी आप जुल्म करी जाए और ठीक है राना साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ ये जो मौक़िफ़ सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे पीटीआई का होता है बहुत ताकतवर होता है, इसको कर्टेल करना बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन पार्लियामान में मिसिंग दिखाई देता है। सेनेट की कायमा कमेटी में इसी बिल पे अफनान साहब ने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, खामियां पकड़ी हैं इस बिल की, जो कि खुद नून लीग से हैं। पीटीआई ने वहाँ पर रोल नहीं प्ले किया। तो ओवरऑल नेशनल असम्बली के मेंबरान चाहे किसी भी पार्टी से हों, उनके लिए तशवीशनाक चीज़ नहीं है? आपके दौर में भी 40 से ज़्यादा जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो पास हो गए थे। लेजिस्लेशन तो हमेशा बाईपास हुई, हर किसी के दौर में हुई। आपने बड़ी कमाल महारत से आपने कह दिया। आपने सिर्फ, मैं अफनान साहब को क्रेडिट देता हूँ, लेकिन अफनान साहब तो बेचारे एक आदमी है। वो जो 2/3 इकट्ठी की गई हुई है फरमाइशी, उनमें से किसी एक बंदे को नहीं पता लगा। इनकी स्टैंडिंग कमेटियों ने, इनमें से किसी ने, इनको पूरा क्रेडिट, लेकिन इनकी पूरी पार्टी को तो आप डिस्क्रेडिट करें ना आप इस बात के ऊपर। मैं अगर आपकी लॉजिक से कंसिस्टेंट रहूं तो ठीक है ना, तो अफनान साहब को आप दे दें क्रेडिट। मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे पार्लियामेंट, खास तौर पे जो नो मैं तो आपको और बात कह रहा हूं। देखिए हमारा तो आप देखिए, आप ऐसे इसको ऐसे ना करें। मैं तो करूं, अली जफर ने भी इसको पकड़ा है, लेकिन आपने कहा मैं अफनान साहब को क्रेडिट देने को तैयार हूं, नेशनल असेंबली की बात देने को तैयार हूं। मैं तो आपको बता दिया कि जब देखें हमारा तो एक नेचुरल हैंडीकैप है। आप आगे आप बजट की बात कर रहे थे, बजट के अंदर जितना हमने, और आपने शेडो बजट की बात की, सॉरी मेरा ख्याल आपकी नजर से गुजरा नहीं है। हमारा जो पीटीआई का इकोनॉमिक थिंक टैंक है जिसमें हम 7-8 लोग हैं, हमने बजट से, जब इकोनॉमिक सर्वे से पहले और बजट से पहले के बाद हमने अपना पूरा व्हाइट पेपर भी इशू किया और हमने अपनी तजावीज पेश की हैं। और क्योंकि आजकल मीडिया के ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती, तो कवरेज उस तरह की नहीं होती, मैं कहें तो मैं आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, मैं वो जो हमने तजावीज बजट तजावीज दी थी, फाइनेंस बिल के अंदर भी हमने दी। हमने 120 कट मोशंस दी और वो स्पीकर साहब ने बड़ी तेजी से वो 1 घंटे के अंदर सारी कट मोशन को क्लब इन करके उसके बाद सारी उन्होंने वो कर दी। तो ये आप जो जिस माहौल में हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, उस माहौल से कई लोग आप एक वो बात कर देते हैं जो कि बिल्कुल टेक्स्ट बुक होती है, लेकिन जो पाकिस्तान की चलाने के लिए जो सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक है उस पर अमल नहीं हो रहा, जिसका नाम आइन है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये जो सरकमस्टांस है बिल्कुल उसमें जो आप रोड ब्लॉक्स फेस करते हैं ये उसकी वजह से है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अफनान साहब, ये राना साहब ने पंजाब का भी जिक्र किया, उस पर भी थैंक्स टू स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि मेरी इनपुट के बगैर भी ये कानून साजी भी आगे जा रही थी। अब ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स का कानून है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वेग बातें इसमें लिखी हुई थी, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि एंटी सोशल बिहेवियर की डेफिनेशन क्या करनी है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक डिबेट है। और दूसरा ये कि फिर एग्जीक्यूटिव कमेटियाँ जो हैं वो इतनी एम्पावर हो रही हैं, पब्लिक में किसी ने गाली दी उसके ऊपर भी कैद और जुर्माने हो सकते हैं। तो अथॉरिटेरियनिज़म तो पहले ही बहुत है, इसको मज़ीद ज़रूरत है इसमें मज़ीद मीठा डालने की इस सारे प्रोसेस के अंदर। देखिए, बात ये है कि हमारा जो आइन है उसके अंदर इकोनॉमी ऑफ पावर है। इसके अंदर लेजिस्लेशन, आपकी जुडिशरी और आपके एग्जीक्यूटिव जो है उनके रोल्स अलग-अलग है। अगर कोई लेजिस्लेशन आ जाती है जिसके अंदर आप जुडिशल रोल ले लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिवेल नहीं कर पाती। अव्वल तो वो आएगी नहीं इंशाल्लाह, और अगर आ भी जाए तो कोर्ट्स वगैरह में नहीं ठहर सकती। और इस तरह का हम कोई काम करेंगे भी नहीं। देखें, मुस्लिम लीग नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री है इस मुल्क के अंदर आइन के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने की, जेलों में जाने की, हुकूमतें ख़त्म कराने की, हमारे में मार्शल लॉ लग गए और पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा। तो बात ये है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम का हमें भी नहीं मालूम था। चेयरमैन पीटीआई जो गौर खान साहब हैं, उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है कि एक एक चीज़ हमने इनसे डिस्कस की है 26वीं आइनी तरमीम पे, और वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी उन्होंने डिस्कशन की है। तो ये बात कि किसी को कुछ पता नहीं था, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये आप जरूर कह सकते हैं कि हालात पिछले 6-7 साल में जमहूरियत के और आइन के जो है वो बड़े ख़राब हुए हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद ये फरमाते थे कि मैं एजेंसियों को कहता था कि बजट से पहले बंदे पूरे करूं, और एक कर्नल जो है वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट को चलाता था,
और फिर तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद हालात ख़राब ही होने से ना, फिर जो हाइब्रिड निज़ाम है जो कि पीटीआई लेके आई, जिसका ऐलान इमरान खान साहब ने तकरीब में किया बतौर वज़ीर आज़म, तो जब ये सारा काम आप लोग कर रहे थे तो उस वक्त तो हम आपको समझाते थे कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, मगर ये सारा का सारा काम किया गया और उसके बावजूद जो है अब आप कह रहे हैं कि जी हम पे ब्लेम, हम पे आप किस चीज़ का ब्लेम डाल रहे हैं? ब्लेम तो आपको अपने ऊपर डालना चाहिए। फिर ये बात हुई कि जी सेनेटर अली जफर साहब ने इसको, सेनेटर अली जफर साहब का ताल्लुक आईटी की कमेटी से नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये बात कैसे चली है, कहाँ से चली है, लेकिन वो ना कमेटी में और ना उनका कोई उधर कोई अमेंडमेंट आई, ना ऑब्जेक्शन आई, कहीं और उन्होंने हो सकता है रेज कर लिया, लेकिन कमेटी में इज नॉट पार्ट ऑफ इट। अच्छा अफनान साहब, लेकिन जो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर देखें ना ऑटोनॉमी पे सवाल तो आपके भी अब अगर स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि उनके सिग्नेचर्स के बगैर कमेटी तक बिल पहुँच गया है, तो फिर गवर्नमेंट इसका मतलब है ऑन प्रिंसिपल बाईपास हो गई है। देखिए ये वैसे बहुत ही क्या कहते हैं मतलब कि हैरानकुन बात है कि अगर स्पीकर की इसको मालूम नहीं था और ये मामला हुआ है, और उसके ऊपर ज़रूर मुझे यकीन है, उनका मैंने देखी थी जो उनकी वीडियो है, वो ज़रूर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और पता करेंगे कि क्यों हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो जमहूरियत इक़दार तबाह और बर्बाद हुए हैं, और जो हमारी ये जो जमहूरियत जो है जिसके बारे में भी कह रहे हैं कि पता नहीं था, ये सारा काम शुरू जो है ये 18 के बाद हुआ है। मतलब एक दफ़ा इस तरह भी हुआ था, मुझे खुद याद है कि इन्होंने ज्वाइंट सेशन बुला के कोई 25 बिल जो है वो 10 मिनट में निकाल दिए थे, जिसको किसी को कुछ नहीं पता था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये तमाम जो है वो मामला था। मेरा ये ख्याल है कि आगे अगर ये लोग हालात बेहतर करना चाहते हैं और वाकई इस मुल्क की जमहूरियत को बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर हमें बैठ के एक चार्टर पे काम करना चाहिए, जिसके तहत हम जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जो बाकी मामलात हैं उनको बेहतर करें। क्योंकि देखें जमहूरियत का सारा दारोमदार इलेक्शन डे के ऊपर होता है। अगर इलेक्शन डे नहीं ठीक हुआ और इलेक्शन डे में इशू आ गए तो फिर बाकी सारी चीज़ जो है वो खराब हो पॉइंट आ गया। बिल्कुल कंसेंसस इस बात पे होना चाहिए कि जिस भी पार्टी का कोई मेंबर है, अगर लेजिस्लेशंस इस तरह से सेल थ्रू कर रही हैं, ये सबके लिए कलेक्टिवली एक वरिंग फैक्ट होना चाहिए। शर्मिला साहिबा, ये जो एंटी सोशल बिहेवियर की पंजाब में डिस्कशन हो रही है, अब इसके ऊपर तो ये है कि सोशल मीडिया पे गलत मालूमात हों या इवन ट्रैफिक में जो रुकावट है उसको भी एंटी सोशल बिहेवियर कह के जो कमेटी है उसके पास सवाबदीद है, वो किसी भी चीज़ को ये टैग करके बैंक अकाउंट से लेके आईडी कार्ड से लेके आपके एसेट्स तक वो फ्रीज़ कर सकती है, जेल हो सकती है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या है हमारी कानून साजी की? क्योंकि हुकूमत का एक अलायंस में तो आप भी हैं ना, सवाल तो आप पर भी आएगा अगले इलेक्शन की कैंपेन में। अच्छा, मैं एक चीज़ पे मुझे बड़ा शदीद एतराज़ भी है और मैं अक्सर पूछती भी हूँ इन लोगों से कि ये कानून बनाता कौन है, क्योंकि इनके जो कवानीन बन के आते हैं ना, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जो फाइनेंस बिल था इस दफ़ा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, दे वर सो ड्रास्टिक एंड दे वर सो प्यूनिटिव, और हर चीज़ को ये क्रिमिनलाइज करते हैं। ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है, इनका ड्राफ्ट्समैन कौन है, क्या इसके पीछे इनकी सोच है, ये एक सवालिया निशान है। मैं अक्सर इनसे पूछती हूँ क्योंकि मुझे कानून साजी का में इंटरेस्ट है, मैं वकील हूँ, तो मैं इनसे अक्सर ये सवाल पूछती हूँ हर कमेटी में बैठ के। और जवाब मुझे नहीं, के अलावा भी आपको लगता है कि किसी की इनपुट होती है? नहीं, आजम तार साहब तो बैठ के ड्राफ्ट नहीं करते ना हर कानून, मिनिस्ट्रीज भी करती हैं, और फिर और लॉ के अंदर कौन करता है और इनकी सोच क्या। अच्छा, सोच पता है, मैं अब इस बात पे पहुंची उस नतीजे पे, सोच इनकी ये कि हर चीज को जुर्म बना दो। दे डोंट बिलीव कि चीजों को इंसेंटिवाइज करो ताकि लोग जो हैं वो चीजें बेहतर करें। अब जैसे फाइनेंस बिल में हर चीज पे पनिशमेंट, हर चीज को क्रिमिनलाइज करो, लोगों को इंसेंटिव दे के वो टैक्स देना, लोगों को आसानियां पैदा करें। आप और लोगों को डरा रहे हैं और लोगों के ऊपर सजाएं और जुर्माने लगा रहे हैं। अच्छा, इस बिल में जो पंजाब का बिल है, बड़ी हैरानकुन बात है कि जो इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर का डेफिनेशन दी गई और जो एंटी सोशल बिहेवियर की डेफिनेशन दी गई, इट्स वेरी ब्रॉड। अब उसमें कुछ भी आ जाएगा, इट कुड बी एनीथिंग फॉर देम। जो चीज़ इनको बुरी लगेगी वो बोलेंगे जी ये तो एंटी सोशल बिहेवियर है, और जो चीज़ इनको बुरी लगेगी बोलेंगे ये जनाब ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। किसी के ऊपर एक पर्चा भी कटा हुआ अगर हुआ जिंदगी में किसी वजह से, हो जाता है अक्सर, लोग आपस में दुश्मनियों में भी और लड़ाई झगड़े में भी छोटे मोटे पर्चे कट जाते हैं, तो ये तो कहेंगे ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर, इसको पकड़ के बंद कर दो। अच्छा, इसमें जो चीज़ें डाली हुई हैं वो इतनी अजीब व गरीब हैं
कि आप उनके अंदर बैंक अकाउंट तो फ्रीज करेंगे, आप उनके मोबाइल भी उठा सकते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी तो कॉन्फिस्केट में तो सबसे आसान काम है इनके लिए करना। ये तो फाइनेंस वाले भी चाहते हैं कि हर चीज़ जो टैक्स नहीं दे रहा उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले ले जाओ। फिर ऑनलाइन एक्सेस भी आप उसका टर्मिनेट कर दें। उसके अलावा जो इन्होंने जो एक और चीज़ डाली है वो ये है कि वो कोई आई थिंक इनको कुछ वो एंकलेट्स भी पहनाएंगे उन लोगों को, और उनको मॉनिटर करेंगे। आई मीन दैट इज सो स्ट्रेंज कि इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर करेंगे, वो पहना देंगे उनको। मतलब आप लोगों की जिंदगियां आसान बनाने की बजाय, लोगों को के इश्यूज एड्रेस करने की बजाय, नहीं वैसे ये सीसीडी से तो बेहतर है ये एंकलेट पहना देना। And here I will 100% agree to you। वो तो सीधे गोली मारते हैं ना। अच्छा, मैं एक चीज पे बड़ी हैरान हूँ कि ये जो आपकी सीसीडी है, इसने अब तक तकरीबन कोई 1000 से ज्यादा जो रिपोर्टेड केसेस हैं उसमें कत्लेआम कर दिया है। ठीक है, आई कॉल इट कत्लेआम बिकॉज अगेन ये सीधी गोली मारते हैं। इसके ऊपर ना कोई तहकीकात हो रही है, ना कोई इसके ऊपर उस दर्जे का शोर मच रहा है जो मचना चाहिए, ना इसके ऊपर कहीं पर डिस्कशन, ना पंजाब असेंबली में डिस्कशन होती है, ना नेशनल असेंबली में डिस्कशन होती है, ना इसके ऊपर वजीर आला पंजाब कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक देयर इज दिस डेफनिंग साइलेंस। सही नहीं, इसको स्पीकर साहब ने भी डिफेंड किया था। वैसे उन्होंने कहा कि एटलीस्ट रोड साइड पे कोई भी अब जा रहा हो लाहौर में, पंजाब में, तो सेफ फील करता है। शॉर्टली मैं चाह रहा हूँ 28वीं तरमीम को लेकर आप क्या, फिर अगर आपने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट का, तो क्या लगता है कि अगर एनएफसी अच्छा जी देखें, अगर यही है कि अगर वो कहते हैं कि इसकी वजह से लोगों को गोली मारने से और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने की बजाय आप लोगों का कत्ल करते फिरें, तो फिर अदालतें और फिर कानून बंद कर देना, उसकी तो फिर जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, 28वीं तरमीम में आपको खदशा है कि जो लेजिस्लेटिव पैटर्न आप बता रही हैं गवर्नमेंट का, तो उसमें 18वीं तरमीम या एनएफसी को अगर कर्टेल किया जाए, जो पीपल्स पार्टी चैंपियन करती है एज एन इलेक्शन स्लोगन, अफेक्ट नहीं आएगा उससे? देखें, 28वीं तरमीम आना, उसका पास होना इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इतना आसान नहीं है जब तक पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अभी भी ये चाहते थे कि एनएफसी के अंदर कटौती कर दें, लेकिन उसके लिए आईनी तब्दीली लानी पड़ेगी, और वो रिक्वायर्ड नंबर अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो रिक्वायर्ड नंबर इनके पास नहीं है। सही पॉइंट आ गया आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, एक मुज़ाकराती अमल की बात अगर मैं करूं, चूँकि आपने भी कहा कि आप ज़ेर अताब हैं और ये रियलिटी भी है कि स्पेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एज एन इफेक्टिव अपोजिशन, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात कर लें, बातचीत होनी चाहिए। दोबारा से दावत देता हूँ पीटीआई को बात करने की, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने इसका जवाब दिया कि हमारे लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, साथ साथ मुज़ाकरात नहीं चल सकते। तो फिर वे आउट क्या है अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना? देखिए मुजम्मिल साहब, बात सिंपल ये है कि अफनान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं उनकी बात को सराहता हूँ। उन्होंने ठीक है, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल एंगलिंग जरूर की, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता, मैं तफरीक की बात पे नहीं जाता, क्योंकि अगर एक प्रोग्राम अच्छे तरीके से हो रहा है तो मैं उस पर नहीं जाता। देखिए, उसका जो आपने कहा जी, शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है जी, ठीक है। मैं अगर मैं लिप सर्विस पे जाऊं तो मुझे कहना चाहिए कि जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन रियलिटी इससे बड़ी डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब आज तक तकरीबन 7 माह हो गए हैं, इमरान खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं खत्म करवा सके, और वो बाय द वे इमरान खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, मुझे आप बात बताएं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी ऐसे होता है कि एक प्रिजनर की जो सारे जिस पे फैब्रिकेटेड पॉलिटिकल चार्जेस हैं, उसकी आपने 7 माह से आपने उनकी फैमिली से उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई, 4 दफा आपने उनको डॉक्टर से मुआयना करवा लिया है, ठीक, और उनकी एहलिया जो बुशरा बेगम है, उनकी आपने एक आंख की सुना उनकी सर्जरी भी करवा ली है, कि फैमिली को आपने बताया तक नहीं है आपको। ये बाकी आप सियासत को आप छोड़ दें एक सेकंड के लिए, जो सियासत के अंदर जो स्पेस श्रिंक है जो कि खत्म ही हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं कि जी मैं पूछ के बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता।
देखें ये बेसिक चीजें तो आपको, अगर आपने किसी चीज के ऊपर करना, कुछ सीबीएम तो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे। सीबीएम के बगैर अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम ये काम भी, ये तो लग रहा है कि आप सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। देखें जी, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो जमहूरियत पे बड़ा यकीन रखते हैं, जो कि नहीं रखते आप। और लेकिन ये है कि देखें जी, ये ऑपोजिशन वाले ही कुछ नहीं करते, साथ साथ आप वो अपनी वारदात भी आप अपनी डाली जाए, तो इस तरह तो ये माहौल। बट राना साहब एक बात क्लैरिफाई कर दें, पहले मौक़िफ़ ये रहा पीटीआई का कि बात पावरफुल क्वार्टर से होगी, बात इस्टेब्लिशमेंट से की जाएगी क्योंकि ताकत उनके पास है, तो हुकूमती रवैया तो फिर वैसे ही इररिलेवेंट हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये माहौल कौन बनाएगा मुज़ाकरात का, गवर्नमेंट या ताकतवर हल्के जिनको आप एड्रेस करते रहे हैं? नहीं, अगर मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस चीज़ पे देखें, जब हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, देखें इस मुल्क में एक बड़ा मसला हो चुका है, ये हमारे आपकी मीडिया के दोस्त भी और सारे, क्योंकि एक सीरियसनेस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती जा रही है। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पोजीशन शिफ्ट करती हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं होती, शिफ्ट भी करती हैं, और आप लोगों ने उसका मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि शिफ्ट हो गई है या नहीं। मैं आपको जवाब दूंगा, मैं तो आपको ये बात करूँ, लेट मी फिनिश। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस चीज पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपेरेंटली कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे, वो पता लग जाएगा। तो हमने कहा कि अगर हम इनका ब्लफ भी अगर हम कॉल ऑफ कर दें, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई थोड़ा बहुत सीबीएम तो आपको करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। अगर हुकूमत, देखिए दुनिया में हमेशा मुज़ाकरात हुकूमत शुरू करती है, अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं शुरू कर सकती। बिल्कुल। तो अगर ये वाकई चाहते हैं कि अगर कोई, क्योंकि मैं तो एक बात बताऊं आपको, मैं इस मुल्क के जहां तक हालात पहुंच चुके हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं कि इनके पास भी अपॉर्चुनिटी बस समझ ले कि महीनों की रह गई है। मैं आपके प्रोग्राम में आपको कह रहा हूं, ठीक है, अगर ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना, मैं आपको बात बताऊं, तो ये मुज़ाकरात इनकी फेस सेविंग के लिए हैं। ये मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, और पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर ये चाहते हैं कुछ बेहतर करें तो इनके लिए भी यही बेहतर है, लेकिन उसके लिए कुछ सीबीएम करें। ठीक है अफनान साहब, आपने सुन लिया, विसल ब्लो कर दी है पीटीआई ने, वो कह रहे हैं वक्त आपके पास भी कम है, तो ये सीबीएम्स जो उनका मुतालिबा वो हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन सज़ाएं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और हेल्थ केयर पे फैमिली को एक्सेस ना देना, वो भी साथ चल रहा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आप पे ट्रस्ट कर लें? नहीं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया और ना हम आगे करेंगे। और जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी है उनको हम बिल्कुल हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, और इनकी जो मुलाकातें हैं वो बिल्कुल चल रही थी, वो फैमिली की भी चल रही थी, वकला की तो अभी भी चल रही हैं। जो अंदर इनकी फैमिली है, जो बेगम साहिबा हैं, उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकात होती है, वो अभी भी चल रही है। सिर्फ मसला ये है कि ये इनके मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे हैं। भाई आपके लीडर ने 190 मिलियन पाउंड का फायदा एक बिजनेसमैन को दिया, जिसके एवज आपने सुहाबा के पास 600 कनाल जमीन ले ली। ये एक बड़ा सिंपल ओपन एंड शट केस है करप्शन का। अफनान साहब मुझे ना वे आउट बता दें, मेरे पास ना वक्त कम है, मैं चाह रहा हूं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात हो जाए। जी मैं देखिए बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस मसले से आगे बढ़े, तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को ये चाहिए कि वो ये जो उन्होंने जिद लगाई हुई है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, ठीक है, ये बात वो खत्म करे, और वो हमसे बात करने के लिए संजीदा हो, तो फिर हम आगे मामला को चलाते हैं। सीबीएम्स आप नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म की लिप सर्विस नहीं दे रहे, हम किसी किस्म की लिप सर्विस नहीं दे रहे। हम वो लोग हैं जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है पीपल्स पार्टी के साथ। और बस मैं एक बात ऐड कर दूं, देखिए सीसीडी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं जो सच नहीं है। 1000 से बंदा बिल्कुल कोई कत्ल नहीं हुआ, जरूर ये हुआ है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, और क्राइम रेट इस वक्त पंजाब में तारीख का सबसे कम। चलें ठीक है राना साहब आप 20 सेकंड ले लें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि देखिए महमूद खान अचकजई को जिनके साथ इनके साथ पीडीएम 1 में शामिल थे, उनके साथ इनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप महमूद खान अचकजई के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फिर आप किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। छोड़ दें हर चीज़। प्रोपोजिशन आ गई है कि वे आउट ये है कि महमूद खान साहब हों या पीटीआई हो, उनसे बातचीत की जाए ताकि ये पोलराइजेशन कम हो, मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह खान साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, राना आतिफ साहब थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।